तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो है, जिसमें हम लोग आज के एक ही वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको करेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी करेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी करेंगे, और साथ ही में जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब से उनको भी करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको जो पिछले 10 सालों में जो लगातार प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा। तो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो इस महामैराथन वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, और साथ ही में सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग आज का वीडियो आपका वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक वॉच कीजिएगा। सभी प्रश्नों को देखने के लिए हर एक प्रश्न यहाँ पर आपको बताया जाएगा, और साथ में उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो इसीलिए सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करना, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना, और जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो सभी आपको उसके अंतर्गत दिए जाएंगे, चाहे वो विकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु, चाहे लघु, चाहे दीर्घ हो। सभी प्रकार के प्रश्न मात्र 50 रुपये में आपको दिए जाएंगे एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए लेते हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इसमें दिए जाएंगे। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको भी टॉपर ग्रुप लेना होगा वो लोग वहां से जाकर के मैसेज करेंगे, तो वहां पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो वन शॉट जो सीरीज थी, इसमें आज का हमारा जो पार्ट नंबर 3 होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए आता है। तो हम लोग उसके बाद इसको करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर और 3 नंबर में आ सकते हैं, उनको हम लोग करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं, उनको भी हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक महा मैराथन वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। और बाकी के जो वीडियोस हैं, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर जाकर के चेक करिएगा। बहुत ही खास चीज़ें आप लोगों के लिए वहाँ पर दी गई हैं, तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देख करके बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, और सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, और साथ ही में जिसका भी आंसर आपको पहले से पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे आपके नॉलेज में मतलब कि नॉलेज आपकी और अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। यानी कि हम लोग को बताना है कि बीजांड का वह स्थान जहां पर आपका बीजांड वृंत जुड़ा होता है, वह स्थान क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया नाभिका, दूसरा आपका दिया गया निभाग, तीसरा आपका दिया गया केंद्रक, और चौथा आपका दिया गया माइक्रोपाइल। जिसको भी इसका आंसर पता है लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो बीजांड का वह स्थान जहां से आपका बीजांड में जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है। अब बीजांड आपका किस प्रकार से होता है इसको भी समझ लीजिए। ये आपका एक बीजांड होता है, और बीजांड का वह स्थान जहाँ पर आपका बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ये वाला स्थान, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज यहाँ पर याद रख लेना है कि ये आपका नाभिका होता है। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा रहता है वो आपका कहलाता है नाभिका। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। हम लोग को बताना है कि मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 23 में 2 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा आपका दिया गया पिता के लिंग गुणसूत्र से, तीसरा आपका दिया गया शुक्राणु के माप से, या फिर चौथा इसमें आपका दिया गया अंडाणु के माप से। तो मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो आपका पिता के लिंग गुणसूत्र से उसका निर्धारण होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
और इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लेंगे। और जिसको भी इसका पहले से आंसर पता था वो लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग जब कमेंट करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ और अच्छे तरीके से आ जाएगी, और आप लोग जब भी बोर्ड परीक्षा देने जाओगे अगर ये आपको पहले से पता है तो आप लोग आराम से वहाँ पर कर पाओगे। में आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया, आपका दिया गया कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। 2019 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ कि गुणसूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो हमको बताना है किन चीज़ों से होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है यूक्रोमैटिन से, दूसरा आपका दिया गया हेट्रोक्रोमेटिन से, और चौथा आपका दिया गया, तीसरा आपका दिया गया दोनों यानी कि ए तथा बी दोनों से, यानी कि यूक्रोमैटिन से भी और हेट्रोक्रोमेटिन से भी। इस प्रकार से आपके 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन कैसे इसमें दिया गया, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो आपका यूक्रोमैटिन से भी होता है और हेट्रोक्रोमेटिन से भी होता है। तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि दोनों यानी कि ए व बी दोनों आपके सही हैं, दोनों से आपका गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इसीलिए आप लोग सी वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे, दोनों ए व बी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 2014 में, 18 में, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन आपका दिया गया लेमार्क ने, दूसरा आपका दिया गया ह्यूगो डुब्रीज ने, तीसरा आपका दिया गया वीजमान ने, और चौथा आपका दिया गया डार्विन ने। तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो है उसे प्रतिपादित किया था डार्विन ने। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से यदि आपको महामैराथन वीडियो चाहिए अपने कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम तक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अच्छा, और साथ ही में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी वो परीक्षा 2024 में आ सकता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा टाइफाइड, दूसरा आपका देगा मलेरिया, तीसरा आपका देगा अतिसार, और चौथा आपका देगा फाइलेरिया। तो हम लोग इसमें बताना ये है कि जो बिडाल परीक्षण होता है वो किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है, यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए हम लोग बिडाल परीक्षण करते हैं। तो इसमें जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए सबसे पहले उनको आपको अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, और जिसको भी इसका पहले से आंसर पता हो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। फिर हम लोग इसका आंसर आपको बताएंगे। तो बिडाल परीक्षण जो आपका होता है वो आपका टाइफाइड बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जाता है तो उसकी जांच करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए कि उसको टाइफाइड है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग बिडाल परीक्षण टेस्ट करवाते हैं, उसको ही हम लोग बिडाल परीक्षण बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। एक छोटा सा लाइक करने से आपका भी कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलेगा आपको इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को देने के लिए, ठीक है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो, वीडियो को लाइक करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। और साथ ही में हम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि और भी लोग आ जाएं, ताकि और भी मजा आए इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। और साथ में आप लोग यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिएगा। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको फिजिक्स में भी दी जा रही हैं, केमिस्ट्री में भी दी जा रही हैं। तो इसीलिए आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2023 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया चिकित्सा में, दूसरा आपका दिया कृषि में, तीसरा आपका दिया पारजीनी जीव में, और चौथा आपका दिया गया इन सभी में। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसका जो उपयोग होता है वो आपका चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, पारजीनी जीव में भी होता है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों में होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर लगा देंगे, यानी कि इन सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। आप लोग भी इसे जल्दी से नोट करोगे और साथ में जिसको भी पता है मैंने आपको बताया ही पहले से कि कमेंट जरूर करिएगा। इससे आपके नॉलेज में कह सकते हैं कि वृद्धि होगी और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। 2016 में, 18 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बीरबल साहनी, दूसरा आपका दिया गया केसी मेहता, तीसरा आपका दिया गया राम उदार, और चौथा आपका दिया गया आर मिश्रा।
तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं आपके आर मिश्रा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अब हम लोग महत्वपूर्ण 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनको भी देखेंगे। तो इसीलिए अब आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और साथ ही में आप लोग ने आपका जो टारगेट है, जो भी आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अचीव करना चाहते हैं, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि पता चले कि किस बच्चे का कितना मतलब वो अपना टारगेट रखता है, कितना आप वो लाना चाहता है अपने बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है? ये हमको बताना है कि राइजोबियम जो नामक सूक्ष्मजीव होता है, कृषि में उसका क्या महत्व होता है, हमको बताना है। अब आपको पहले से पता होगा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हमारे जीवन में, मानव के जीवन में बहुत ही महत्व होता है, लेकिन हम लोग को इसमें बताना है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व होता है, यानी कि खेती बाड़ी में क्या उसका महत्व होता है, ये हमको इसमें बताना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में, 16 में, 18 में 3 बार पूछा भी गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है इसका कृषि में क्या उपयोग है, उसको आइए समझ लेते हैं। उत्तर में आप लोग बताओगे कि यह जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है, यानी कि जो राइजोबियम जीवाणु होता है वह आपका लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, तथा वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर उन्हें अपने पोषक यानी कि पादप को उपलब्ध कराता है, यानी कि जिसमें भी वो रहता है उन्हें अपने जो पादप होता है उसको जो पौष्टिक चीजें होती हैं उसको क्या कराता है, उपलब्ध करवाता है। क्योंकि क्या करता है वो वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर लेता है और करके विभिन्न यौगिकों का जो निर्माण कर देता है, और उन निर्माण किए हुए जो यौगिक होते हैं, जो महत्वपूर्ण पोषक होते हैं, उसको अपने पादप को उपलब्ध कराता है जिसमें भी वो रहता है। तो इस प्रकार से जो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव है इसका कृषि में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना था, मैंने आपको बता दिया है। 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना आपको लिखना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो इसे नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2005 में, 8 में, 11 में, 13 में, 16 में, 17 में, यानी कि 6-7 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम क्या होते हैं। आइए समझ लेते हैं। अब ये अवशेषी अंग क्या होते हैं, सबसे पहले उसे भी आप लोग समझ लो, क्योंकि यदि आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको यही बताना पड़ेगा कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम ही केवल बताने पड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछ ले तो आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा कि अवशेषी अंग आखिर क्या होते हैं, इसको क्या कैसे समझते हैं, उसको हम लोग आइए देखेंगे। फिर हम लोग इसमें 2 जो महत्वपूर्ण अवशेषी अंग है उनको भी बताएंगे। 2 के बजाय हम लोग आपको 3-4 बता देंगे, ताकि आप लोग याद रखो। अगर 2 नहीं याद रहते हैं, 4 मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग 2 तो याद ही कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अवशेषी अंग क्या होता है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि जीवधारियों के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए, यानी कि जीवधारियों के पहले के समय में जो कुछ क्रियाशील अंग थे जो जीवधारियों के द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण वे अवशेषी हो गए, और जो भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगे उसको ही हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आइए हम लोग उसको अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अवशेषी अंग के उदाहरण। तो इसमें आप लोग पहला उदाहरण बता सकते हैं कि मानव में निमेषक पटल, दूसरा आपका है अक्लदाड़, तीसरा आपका है आपका शरीर के बाल, और चौथा आपका है पुच्छ कशेरुकाएं। तो ये 3-4 आपके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उसे आपको समझना है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हो, जैसे कि शरीर के बाल की यदि हम लोग बात करें तो पुराने समय में शरीर पर हम लोग के यानी कि जो मानव थे उनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते थे, लेकिन अब उसका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन में, हम लोग उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शरीर के जो बाल हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और कुछ समय ऐसा आएगा जब उसमें क्या होगा, बिल्कुल भी सब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। जिसमें आप लोग उदाहरण बता सकते हैं कि मानव में निमेषक पटल भी एक अवशेषी अंग है, अक्लदाड़ आपका अवशेषी अंग है, शरीर के बाल अवशेषी अंग है, पुच्छ कशेरुकाएं आपकी अवशेषी अंग है। तो इस प्रकार से जो मानव शरीर में पाए जाने वाले 2 अवशेषी अंगों के नाम थे मैंने आपको बता दिया, उसकी पूरा परिभाषा मैंने आपको समझा दिया है। यदि क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी बात पे आप लोग जल्दी से लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताइए। ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, उनमें दोनों में अंतर क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको देखोगे कितनी बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है, 2014 में, 8 में, 10 में, 16 में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो यदि कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो पूछा जा रहा है ना। तो उसी पर ध्यान, इसीलिए मैंने यह चीज़ लिख दी यहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और कितना आपको उस पर ध्यान देना है, कितना उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि उसकी जो संभावना हो बहुत ज़्यादा है तो आप लोग करोगे, याद करके समझ के जाओगे, तो फिर आपको वहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, फिर आप लोग बीच में इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो, अलग अलग करके बता सकते हो, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है और फिर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड्स की यदि हम लोग बात करें तो यह आपका 2 अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से बना होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका न्यूक्लियोसाइड्स होता है वो आपका 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है। एक आपका होता है नाइट्रोजनी क्षारक, एक आपका होता है पेंटोस शर्करा। वहीं पर यदि हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो यह आपका 3 अणुओं से मिलकर के बना होता है। एक आपका होता है नाइट्रोजनी क्षारक, फिर आपका होता है पेंटोस शर्करा और एक होता है आपका फास्फेट से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में आपके नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोस शर्करा ही थे, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में आपके नाइट्रोजन क्षारक भी हैं, पेंटोस शर्करा भी है और साथ में एक और भी है जो आपका हो जाता है फास्फेट। तो इन तीनों चीजों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है और 2 चीजों यानी कि नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड्स बना होता है। अब इसमें जो आप लोग अगला पॉइंट बता सकते हो कि जो आपका यहाँ पर मैं डंडी खींच देता हूँ, जो आपका न्यूक्लियोसाइड्स होता है ये आपका ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और वहीं पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये आपका अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स कैसे होते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग इसमें मतलब अगला पॉइंट बता सकते हो कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपके न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना और साथ में यदि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहिए ना तो आप लोग कमेंट करो, अच्छा सा सपोर्ट दिखाओ, सारी चीजें आपको मिलने वाली, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। हर एक प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर भी करवाया जा रहा है, कोई भी प्रश्न ऐसे भी नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग लेकर जाओ अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारी चीज लिख करके बता रहा हूँ। तो आप लोग सोचो कि कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के पीछे। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और साथ में जितने भी क्वेश्चन बताए जाना है उसे आप लोग तैयार करोगे अपने बोर्ड परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से अच्छा स्कोर करने के लिए। तो अब हम इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम, जिसे हम लोग बोलते हैं मंगोलियन जड़ता, किसे कहते हैं ये हमको समझना है। डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ आए या फिर मंगोलियन जड़ता लिखा हुआ आए, समझ जाना है कि दोनों चीज एक ही है, नाम बस थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आपको। डाउन सिंड्रोम आपका इंग्लिश में हो गया, मंगोलियन जड़ता आपका हिंदी में हो गया, ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में 4 बार पूछा गया है। पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि डाउन सिंड्रोम आखिर क्या होता है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कोई भी एक ऐसा आधा अधूरा पॉइंट नहीं बताएंगे, सारी चीज आपको बता देंगे कि अगर क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग पूरे पूरे मार्क्स लो, एक भी नंबर आप मत छोड़ो अपना। और राइटिंग पर भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है, दिमाग से अपने काम लेना है। इस तरीके से नहीं कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में आ जाओ, दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से, और फिर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी में सारी चीज़ों को लिखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप लोग आराम से बैठे, और बैठना नहीं है। जितना भी टाइम आपके पास मिलेगा उतने टाइम में आपको बिल्कुल भी मेहनत करना है, पूरे साथ में जूझ जाना है, कह सकते हैं कि पूरी जान लगा देना है, अच्छे तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये समझते हैं इसको हम लोग। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इसको सर्वप्रथम लैग डाउन डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था, यानी कि डाउन सिंड्रोम को लैग डाउन डाउन ने 1866 ईस्वी में खोजा था। और यह रोग आपका 21वीं जोड़ी ऑटोसोम गुणसूत्र की एक अधिकता के कारण होता है, यानी कि जब आपका 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में कह सकते हैं कि 2 होने चाहिए, एक जोड़ी में 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या होता है एक अधिक हो जाता है, यानी कि एक जोड़ी में एक मतलब 2 होने चाहिए लेकिन उसकी जगह पर 3 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिगुणता कहलाती है, ठीक है। ये चीज आपकी क्या कहलाती है, त्रिगुणता कहलाती है। और इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 के स्थान पर 47 होती है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, इसकी अधिकता हो जाएगी, तो 46 की जगह पर 47 हो जाएगा ना। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। आगे आप समझ सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा जो आपका होता है वो मंगोलियन लोगों की भांति
हो जाता है, जैसा कि माथा चौड़ा हो जाएगा, गर्दन एवं अंगुलियां मोटी और छोटी हो जाएंगी तथा फूली हुई हो जाएंगी तथा जो त्वचा होगी वो खुरदरी हो जाएगी आदि सामान्य प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इस कारण इस रोग को हम लोग मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे भी नोट कर लीजिए। और साथ में अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखना है। वीडियो अभी थोड़ा सा बड़ा और होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बने रहो शुरू से लेकर के अंतिम तक। सभी चीज़ों को नोट करो, याद करो, तैयार करो। अब आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ते हुए चलो, डेली बेसिस पे खूब मेहनत करो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। और इसी प्रकार से आप लोग सभी चीज़ों को देखते रहो। तो इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तो हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। पूर्ण प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में देख सकते भी आप लोग। आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो पूरा प्रोसेस यानी कि पूरा आंसर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में बताई गई सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो भी लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं उनको ये सारा पीडीएफ ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, हम लोग को वो चीज सबसे पहले इसमें बतानी है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो मानव में लिंग निर्धारण होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मानव होता है उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो आपका पहला प्रकार होता है वो आपका दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और एवं संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। यानी कि कहने मतलब ये है कि जो आपका दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और साथ ही में संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी होते हैं। फिर आपका दूसरे पॉइंट में आपका आ जाता है गुणसूत्र, जो आपका होता है आपका होता है लिंग गुणसूत्र। ये आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। यानी कि टोटल मैंने आपको बताया है कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह चीज आपको पहले से पता है। तो जो आपका दैहिक गुणसूत्र होते हैं आपके 22 जोड़ी होते हैं और जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है आपका 1 जोड़ी होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वही ये निर्धारित करते हैं कि जो संतान है वो नर है या फिर मादा। ये चीजें लिंग गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो मानव होता है उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ये आपके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और साथ ही में संख्या में 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 44 होते हैं। और वहीं पे हम लोग लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे तो ये आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं जो कि संख्या में कह सकते हैं कि 1 जोड़ी होते हैं, जो कि आपको अब 2 बांध सकते हो। तो इस प्रकार से आपके 2 यहाँ से और 44 यहाँ से कितने हो गए, 46 हो गए। और 22 एक 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी होता है प्लस 46 आपका गुणसूत्र होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपको ये सारी चीज समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग लिंग निर्धारण की जो XY विधि है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है उसको अब आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। तो जो नर होता है, नर में आपके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो मादा होती है उसमें भी आपके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो कि मादा होती है उसमें उसमें जो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मादा होती है उसमें आपके जो दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं आपके एक्स एक्स होते हैं। और जो आपका नर होता है उसमें जो आपके दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें से आपका एक होता है एक्स और एक का आपका होता है वाई। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। जब आपका जो मादा होगी, जब मादा का जो एक्स होगा, जब आपका जो आपका नर है, नर के जब एक्स से मिलेगा, यानी कि जो मादा है, मादा का जब एक्स आपका नर के एक्स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर एक्स एक्स, यानी कि लड़की बन जाएगी। और जब फिर मादा का जो एक्स होगा वो पुरुष के वाई से मिलेगा तो आपका यहाँ पर एक्स वाई यानी कि लड़का बन जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो आपका मादा होती है उसमें 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों आपके एक्स एक्स होते हैं। और जो नर होता है उसमें भी आपके 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें आपका एक एक्स होता है, एक आपका वाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये चीज आपको यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो आपका मान लीजिए मादा है आपका, तो ये आपका क्या है, एक्स एक्स है। और जो आपका नर है आपका एक्स वाई है। तो यहाँ से आपके 2 युग्मक बनेंगे ना, एक आपका बन जाएगा एक्स और एक आपका बन जाएगा एक्स, यानी कि अंडाणु हम लोग मानेंगे। तो जो अंडाणु होता है उसमें आपका क्या होगा, एक्स होगा। इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे। फिर वहीं पर यदि हम लोग नर की बात करेंगे तो यहाँ से आपके 2 युग्मक बनेंगे, आपका होगा एक्स वाला, एक आपका होगा वाई वाला। तो जब आपका जो मादा युग्मक होगा, जब आपका मादा आपका जो ये वाला मान लीजिए ये वाला जो आपका युग्मक है, जो आपका मादा होगा, जब मादा का जो एक्स होगा
वो जब आपका कह सकते हैं कि जो नर होता है, नर वाले एक्स यानी कि ये वाला चीज़ यहाँ से आकर के जब आपका नर वाले एक्स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर एक्स एक्स यानी कि पुत्री यानी कि कह सकते हैं लड़की बन जाएगा। वहीं पर जब आपका जो मादा का जो एक्स होगा वो आपका यहाँ से जाकर के यहाँ पर वाई में मिलेगा यानी कि जो आपका मादा का एक्स होगा ये यहाँ से जो पुरुष का यानी कि नर का जो वायु होता है उससे मिलेगा तो फिर आपका यहाँ पर एक्स वाई यानी कि पुत्र का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आप लोग दूसरे युग्म की बात करेंगे तो इसमें आप बता सकते हैं ये भी आपका एक्स है। तो जब आपका ये जो आपका एक्स होगा ये भी आपका आप कह सकते हैं कि नर के एक्स से मिलेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा पुत्री। उसके बाद में फिर आपका जो यक्स होगा यहाँ से जब आपका ये वाई से मिल जाएगा यानी कि वायु यानी कि नर का जो वायु होता है वायु गुणसूत्र होता है उससे जब मिलेगा तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई यानी कि पुत्र। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो इसी प्रकार से होता है। जब मादा का एक्स नर के एक्स से मिलेगा तो फिर आपका वहाँ पर मादा बन जाएगी और जब मादा का एक्स आपका नर के वाई से मिल जाएगा तो फिर आपका वहाँ पर कह सकते हैं कि नर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका नर होता है उसमें आपके एक्स वाई होते हैं और जो मादा होती है उसमें आपका एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर जब आपका जो एक्स होगा वो अगर वाई से मिल जाएगा यहाँ से नर से तो फिर आपका वहाँ पर एक्स वाई यानी कि लड़का बन जाएगा और जब आपका एक्स जो आपका होगा वो आपका जब एक्स से मिल जाएगा तो यहाँ पर एक्स एक्स यानी कि लड़की बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे लिंग निर्धारण होता है मनुष्य में किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। रेखा चित्र मैंने आपको बता दिया, इसे आप लोग कॉपी में बना लीजिए और साथ ही में यदि आपसे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो आप लोग रेखा चित्र बनाने के साथ में कुछ डिटेल भी लिख सकते हो। जो नर होता है उसमें आपके 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक आपका होता है एक्स, एक आपका होता है वाई। फिर आप लोग आगे बता सकते हो कि जो मादा होता है उसमें आपके जो दोनों लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दोनों आपके एक्स एक्स होते हैं। तो बता सकते हो कि जब आपका मादा का एक्स जो आपका नर के एक्स से मिलता है तो आपका कह सकते हैं कि पुत्री का निर्माण होता है। और फिर आगे आप लोग बता सकते हो कि जब आपका मादा का एक्स जब आपका पुरुष के वाई से मिलता है तो यहाँ से आपका पुत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हो। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10-12 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है वहाँ से निकाल करके मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपये रखा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 18 में, 19 में यानी कि 5 बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताना है, आप कह सकते हैं कि टिप्पणी बताना है, परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे जीनोटाइप की परिभाषा में। तो आप लोग बता सकते हो जीनोटाइप हेडिंग लगाओगे फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जो जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है वह जीव की जो जीनी संरचना होती है वो प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है वह जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको उनसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और जो जीनोटाइप होता है वो आपका जीव के जो आनुवंशिक संगठन होते हैं उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग जीनोटाइप के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है। आप इसमें बताओगे कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। क्या होता है जो कोई जीव है उसके जो बाह्य लक्षण होते हैं उसको ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव आप लोगों ने देखा तो वो आपका कैसा है, जैसे मान लीजिए उसकी आंख है, आंख का रंग हो गया, साथ ही में कह सकते हैं कि जो पौधा हो गया पौधे का लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, यानी कि ये चीज बाहर से आपको दिखाई दे जाती है तो वही आपका फिनोटाइप होता है। यानी कि किसी जीव के जो बाह्य लक्षण को फिनोटाइप हम लोग बोलते हैं, जो जीव में बाहर से ही दिखाई दे जाता है, जैसा कि लंबापन, बौनापन, आँख का रंग, ये सब आप लोग बाहर से देख सकते हो। तो इसीलिए आप लोग इसे फिनोटाइप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मेंडल के 3 नियम होते हैं। तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम होता है उसे भी मैंने आपको पहले वीडियोस में करा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंडल के पृथक्करण का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रभाविता का नियम होता है, जो कि आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और साथ ही में आपका कह सकते हैं कि और ये तीनों एक साथ में आपके दीर्घ में भी आ सकते हैं। तो उसके बाद में फिर आपका पृथक्करण का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अब हम लोग मेंडल का जो पृथक्करण का नियम होता है उसको हम लोग समझेंगे। ये आपका मेंडल का द्वितीय नियम भी होता है।
तो इसमें आप लोग बता सकते हो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 में, 22 में, 23 में 3 बार पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है ये, तो इसीलिए आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं पृथक्करण का नियम किस प्रकार से होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था। आगे आप उसमें बताओगे लेकिन दूसरी जो पीढ़ी होती है इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। होता ये है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे एक निश्चित अनुपात में, तो उसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हो उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक आप लोगों ने शुद्ध बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम लोग कैपिटल टी से दर्शा दिए और शुद्ध बौने पौधे को हम लोग स्मॉल टी से दर्शा दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना आपके जनक हो गए। तो यहाँ से जो आपका शुद्ध लंबा है, यहाँ से आपका जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और जो शुद्ध बौना होगा यहाँ का जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये आपका हो जाएगा युग्मक। क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी आपका युग्मक हो जाएगा। तो फिर जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। वो ना ही बहुत ज़्यादा लंबे होंगे और ना ही वो बौने होंगे, यानी कि बौने और लंबे के बीच के होंगे, तो उसे हम लोग 100% संकर लंबे पौधे बोलेंगे, जो कि आपकी प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। तो ये आपका प्रभावी लक्षण इसमें दिखाई देगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम लोग स्वासंकरण कराएंगे, तो फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक ही निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो जब आप लोग क्या करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि स्वासंकरण कराओगे, तो यहाँ से आपका युग्म निकल कर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ का भी युग्म सेम रहेगा इस प्रकार से। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, पुनेट चौखाना बनाएंगे और चौखाने की मदद से हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चौखाना इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपर आप लोग ये वाला युग्म लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे आप लोग ये वाला लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यानी क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। फिर आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबा पौधा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आपका कैपिटल स्मॉल टी जब कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा संकर लंबा पौधा। और फिर जब आपका स्मॉल टी मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका शुद्ध बौना पौधा। तो इसमें आप लोग बता सकते हो जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 3:1। ठीक है, एक प्रभावी लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहा है और अप्रभावी लक्षण 1 है। जीनोटाइप अनुपात में आप बता सकते हो कि 1:2:1 यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है एक शुद्ध लंबा पौधा, ये आपके संकर लंबे पौधे और ये आपका बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, दोनों में हम लोग को अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर डाल करके हेडिंग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे कि यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लघु बीजाणु जनन होता है वो आपका पुंकेसर के परागकोश में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी में हम लोग गुरु बीजाणु जनन में पहला पॉइंट देखेंगे, तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है आपका बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। अब हम लोग इसमें दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है इसमें परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग नरयुग्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि लघु बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण होता है और जो आपका गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें आपका भ्रूणकोश का निर्माण होता है, या फिर गुरु बीजाणु या फिर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें दो दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन में आपके 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, जो कि आपके चारों के चारों सक्रिय होते हैं। वहीं पर यदि हम लोग गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 4 तो प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, यानी कि 4 प्राप्त होंगे लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे, तो केवल और केवल एक ही बचता है, जो कि आपका हो जाता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में जो भी आपका अंतर था मैंने आपको बता दिया है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है, दोनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे भ्रूणकोश में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह आपका अगुणित यानी कि n होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करेंगे तो आपका ये त्रिगुणित होता है यानी कि 3n होता है, यानी कि 3n होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो नरयुग्मक होता है, जब आपका द्वितीय केंद्रक के साथ जब आपका संलयन करता है तो उसे हम लोग त्रिगुणन बोलते हैं या फिर त्रिसंलयन बोलते हैं। इसी के कारण आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है। अब भ्रूणकोश में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है, आपका हो जाता है कि इसका विकास क्रियाशील गुरुविषाणु मात्र कोशिका से होता है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसका विकास आपका क्रियाशील गुरुविषाणु मात्र कोशिका से होता है। वहीं पर भ्रूणपोष की बात करेंगे तो इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तो दो पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आपका हो जाता है कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है। ठीक है, जो आपका भ्रूणकोश होता है आपका भ्रूण के विकास में सहायक होता है, और जो आपका भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी कि ये भ्रूण जो आपका भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश की बात करेंगे तो इसमें भोजन संचित नहीं होता है, भ्रूणपोष में आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि यही आपका पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसी वजह से इसमें पोषण कह सकते हैं कि भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है, और इसे अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही सिंपल सा चित्र होता है और सिंपल से चित्र में आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, और यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होती तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो। तो आपका जो इस प्रकार से बना हुआ है इसको मैं यहाँ पर लाइव में आपको बना करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये बनता है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, सबसे पहले इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये ऊपर हो गया, और सेम इसी प्रकार से आपका नीचे भी हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बन जाता है। कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हो। इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। अब इसमें क्या क्या कर देना है, आपको इसी तरीके से भर देना है, बस आपको कुछ करना नहीं। इसमें ऐसे भर देना है, ऐसे कर देना है, और इसमें भी आपको इसी प्रकार से भर देना है। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ बनाना है, और इस प्रकार से यहाँ बनाना है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका परागकण होता है। इस प्रकार से आप लोग इसमें दिखा भी सकते हो कि आपका परागकण होता है, ये आपका परागकण होता है। यहाँ पर एक संवहन बंडल होता है, संवहन पूल भी बोल सकते हैं, जो कि चित्र में आप लोग देख ही सकते हो। और फिर ये आपका ये ऊपर वाला त्वचा होती है इसे हम लोग अधिचर्म बोलते हैं, ये आपका रंध्रक होता है। तो इस प्रकार से जो परिपक्व परागकोश होता है उसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र इस प्रकार से हो जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा लेना है। क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष क्या है, और इसके विभिन्न प्रकारों का भी हम लोग को वर्णन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में बताएंगे कि आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब आपका नरयुग्मक जो होता है, जब आपका द्वितीय कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उससे हम लोग त्रिसंलयन बोलते हैं, और त्रिसंलयन के फलस्वरूप ही आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी कारण ये आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप उसमें बताएं कि आवर्तबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें आप लोग 3 प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार आपका होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, और दूसरा आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा आपका होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इस प्रकार से तीनों प्रकारों को आप लोगों को समझ लेना है, बस आपका ये जो क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में समझेंगे। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो तो बार बार विभाजित होता रहेगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हम उसको केंद्रीय भ्रूणपोष बोलते हैं। दूसरा इसमें हो जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इसमें आपका कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपका इसमें हो जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक पाया जाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के प्रकार क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है।
तो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं वो आपका होने वाला है कि वाहित मल के विभिन्न चरण लिखिए। तो हम लोग को वाहित मल के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है। इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और साथ में 2010 में, 13 में, 20 में, 23 में 3-4 बार 5 बार पूछा भी गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन 2024 की बोर्ड परीक्षा में पक्का पक्का आएगा। ये आप लोग लिख करके ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपसे दीर्घ में नहीं भी आएगा तब भी आपका अति लघु या लघु में तो जरूर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसका जो पूरा आंसर है आप लोग समझ लो। तो आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर पाओगे, कि ये क्वेश्चन की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस बार। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि आखिर वाहित मल आखिर क्या होता है और वाहित मल को हम लोग किस प्रकार से साफ करते हैं, उसके लिए कौन कौन से चरण अपनाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें बताएंगे कि बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकला मनुष्यों का मल व नालियों में बहता गंदा पानी ही आपका वाहित मल कहलाता है। यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो मनुष्यों का जो निकला उनका जो मल होता है, यानी कि जो नालियों के द्वारा पानी में जाकर के मिल जाता है, वही आपका वाहित मल कहलाता है। और इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में यदि हम लोग डाल देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, कि इस वाहित मल में आपके अनेकों रोगाणु होते हैं जो अनेकों प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए आपको इस प्रकार से समझ लेना है, क्योंकि हम लोग इसको जो वाहित मल होता है इसको हम लोग सीधे अगर पानी में डालेंगे तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोगाणु होते हैं और वाहित मल जो होता है वो जलाशयों को प्रदूषित कर देता है। तो इसीलिए वाहित मल जलाशयों को प्रदूषित ना करे, तो उसी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे शहरों में, जो बहुत सारे शहर हैं, शहरों के अंतर्गत अनेकों ऐसे संयंत्र लगाए जाते हैं जो वाहित मल को साफ करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में फिर जब वो साफ हो जाता है फिर उसको किसी भी नदी में या फिर किसी भी जलाशय में छोड़ा जा सकता है, जो कि सही होता है। ठीक है, अगर अगर आप लोग डायरेक्ट छोड़ दोगे बिना साफ किए हुए तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए शहरों में प्रवाहित वाहित मल को उपचारित करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने में काम आते हैं, जो कि पानी को प्रदूषित होने से बचाते हैं। हम कह सकते हैं जो प्रदूषण वाला जो पानी है उसको साफ करने के लिए काम आते हैं ये आपके वाहित मल संयंत्र। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि वाहित मल आखिर क्या होता है। उसके बाद में फिर हम लोग वाहित मल उपचार के बारे में समझेंगे, और वाहित मल जो उपचार होता है ये आपका 2 चरणों में होता है। तो दोनों चरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि क्वेश्चन ये आपसे अति लघु या फिर लघु में पूछा जाएगा तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वाहित मल का जो प्रथम उपचार है उससे बताइए, या फिर पूछ लेगा कि वाहित मल के जो आपका द्वितीय उपचार है उससे बताइए, या फिर दोनों पूछ लेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अति लघु, लघु तथा दीर्घ सब में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग आगे समझेंगे कि वाहित मल उपचार के लिए 2 चरण कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपका जो वाहित मल होता है वो स्वच्छ हो पाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वाहित मल के जो 2 उपचार होते हैं उसमें दोनों उपचार को समझेंगे, जिसमें आपका पहला उपचार होता है प्राथमिक उपचार और दूसरा आपका द्वितीयक उपचार होता है। तो प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार में क्या होता है ये हम लोग अब उसको समझ लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है सबसे पहले प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित करते हैं। इसमें हम लोग निस्यंदन व अवसादन विधि का उपयोग कर बड़े छोटे ठोस कणों को अलग किया जाता है। यानी कि जो आपका वाहित मल होता है उसमें जो ठोस कण होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उनको अलग करने के लिए हम लोग प्राथमिक उपचार में इसको अलग करते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आगे आप लोग बताएंगे कि आरंभ में जो तैरते हुए कूड़े करकट को हम लोग अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद में फिर जो आपका उसमें बचे हुए छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, मिट्टी कण होते हैं, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं, को अवसादन द्वारा निष्कासित करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाहित मल को लेते हैं और उसमें जो आपके तैरते हुए कूड़े करकट हैं उसको हम लोग अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा देते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो आपके छोटे छोटे जो पत्थर या मिट्टी कण रह जाते हैं उसको हम लोग अवसादन विधि द्वारा निष्कासित किया कर देते हैं। फिर आगे आप लोग बताएंगे कि सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं वो आपके प्राइमरी स्लज बनाते हैं। यानी कि जो ठोस नीचे बैठ जाते हैं, जो नहीं निकल पाते हैं, वो आपके प्राइमरी स्लज बनाते हैं। और तैरता प्राथमिक बहिस्राव जो आपका होता है बहिस्राव कहलाता है। यानी कि जो आपका तैरता है उसे हम लोग बहिस्राव बोलते हैं।
अब प्राइमरी इफिएंट को हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। यानी कि यहाँ तक आपका क्या था, प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो आपका जो भौतिक रूप से हम लोग उपचारित करते हैं वाहित मल को, और इसमें जो आपके छोटे बड़े जो कण होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको हम लोग निकालने का कार्य करते हैं। कूड़ा करकट जो होता है उसको हम लोग इसमें निकाल देते हैं। फिर हम लोग द्वितीयक उपचार की ओर इसको लेकर जाते हैं। तो द्वितीयक उपचार में आप लोग इसमें बताएंगे कि इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बहिस्राव होता है उसको हम लोग वायवीय टैंक से लेकर के जाते हैं और इसे हम लोग किसी यंत्र द्वारा हिलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आपका बहिस्राव में पाए जाने वाले जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको वायवीय जीवाणु जो होते हैं वो अपघटित कर देते हैं। और जब वो अपघटित कर देते हैं तो जिससे जीवाणु की जो संख्या होती है वो तेजी से वृद्धि हो जाती है और ये आपके एक झुंड बना लेते हैं। यानी क्या करते हैं, सबसे पहले ये बहिस्राव को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक यंत्र द्वारा हिलाते हैं। तो यंत्र द्वारा जब हिलाते हैं तो उसमें जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं बहिस्राव में, उसको जो वायवीय जीवाणु होते हैं वो अपघटित कर देते हैं, जिसकी उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और ये एक आपके झुंड बना लेते हैं, जिसे हम लोग उड़क बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। यानी कि उड़क या फिर फ्लॉक्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना, जो झुंड बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड़क या फिर फ्लॉक। आगे आप लोग बताएंगे कि कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। यानी कि जो कवक के तंतु होते हैं वो जीवाणु के साथ मिलकर के ऊर्जा निर्मित करते हैं और इस प्रकार कार्बनिक को एक जीवाणु तेजी से कम करते हैं। इसके कारण जो बहिस्राव होता है, बहिस्राव की जो बीओडी होती है वो घटने लगती है। अब ये बीओडी क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। यदि मान लीजिए वाहित मल जो है, जो पानी जो है उसका अगर बीओडी ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो ज़्यादा प्रदूषित है, और यदि उसकी बीओडी कम है तो समझ लीजिए कि वो कम प्रदूषित है। तो इसका कारण यही है कि जब ये क्या करते हैं, तेजी से जब अपघटन कर देते हैं ये जीवाणु, तो फिर जो बहिस्राव होता है उसका जो बीओडी हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी कि उसका जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाता है। वही चीज़ आप लोग आगे बताओगे कि जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव को हम लोग निषादन टैंक में भेज देते हैं और इस अवसाद को ही हम लोग सक्रियत अपंक बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा और भाई बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। अब आगे आप हमें बताएंगे कि वायवीय टैंक में थोड़े से हम लोग क्या करते हैं, सक्रियत अपंक को हम लोग भेजते हैं और यह जो आपका होता है आपका निवेश द्रव्य की भांति कार्य करता है और बचे हुए जो सक्रियत अपंक होता है उसको हम लोग वायवीय टैंक में प्रवेश करा देते हैं और अवायवीय जो आपके जीवाणु होते हैं वो अपंक को विघटित करने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस या फिर गोबर गैस बोलते हैं। यह आपका बन जाता है इसके समाप्ति के साथ ही। आगे हम बताएंगे कि इस गैस का उपयोग रोशनी करने व खाना बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका कह सकते हैं बायोगैस होती है, गोबर गैस होती है, ये आपका बन जाता है जब हम लोग द्वितीयक उपचार करते हैं। और जब लास्ट आता है तो उसमें क्या होता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है और इसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। और बायोगैस का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है मानव जीवन में, तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि इस गैस का उपयोग हम लोग रोशनी करने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। और इस प्रकार उपचारित पानी में जो आपका प्रदूषकों की जो बहुत कम मात्रा पाई जाती है। और यानी कि जैसे हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक उपचार जब कर देते हैं वाहित मल में, तो इस प्रकार से जब उपचारित पानी होता है तो उसमें जो प्रदूषक की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। यानी पाई तब भी जाती है लेकिन बहुत ही कम पाई जाती है, जिसे अब हम लोग किसी भी नदियों झरनों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम लोग जब दोनों प्रकार से उपचारित कर लेते हैं वाहित मल को, फिर हम लोग जब नदी में डालते हैं तो वो हम लोग के लिए नुकसानदायक बहुत कम होता है। और अगर आप लोग डायरेक्ट नदी में डाल दोगे वाहित मल को तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और साथ ही में जो भी वहाँ पर जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हानिकारक है, उनके भी जान का खतरा रहता है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं, तो हम लोग विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय भी बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में, 11 में, 12 में, 18 में, 22 में, यानी कि 7-8 बार पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अभी कभी नोट कर लेना है और साथ ही में याद कर लेना है। और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं उनको इसका PDF ग्रुप के अंतर्गत दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एड्स क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो उस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप लोग यही चीज़ बताएंगे जो चीज़ हम लोग उत्तर में करने वाले हैं। तो आप लोग उसमें बताएंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, जिसे हम लोग एड्स कहते हैं, एड्स को हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम
न्यूनता सिंड्रोम। तो ये आपका होता है एड्स का फुल फॉर्म, इसे आपको याद कर लेना है। आपकी बोर्ड परीक्षा में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में, तो वहाँ पर भी आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। जो आपका एड्स होता है ये आपका एक विषाणु जनित रोग है, क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि हम लोग को विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम बताना था, साथ ही में उसका लक्षण बताना था, उपचार बताना था तथा बचाव बताना था। तो यही चीज़ हम लोग आपको बताएंगे कि जो एड्स होता है वो आपका एक विषाणु जनित रोग है। और एड्स का जो कारक होता है वो आपका होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि HIV। ये आपका होता है एड्स का वो कारक, यानी कि यही आपका ये HIV वायरस जो होता है यही आपको एड्स का फैलाने का कार्य करता है। इस प्रकार से आप समझ गए। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह एक RNA युक्त विषाणु है, यानी कि जो आपका HIV है आपका एक RNA युक्त विषाणु है, जो कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बना लेता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाता है, यानी कि जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको क्षति पहुंचाने का कार्य करता है आपका एड्स रोग। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले ये जानकारी लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद में फिर हम लोग एड्स के लक्षण को देखेंगे, फिर हम लोग एड्स के किस प्रकार से एड्स फैलता है उसको देखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि एड्स का जो संचरण होता है, कह सकते हैं कि संक्रमण होता है, उसकी पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे HIV की रोकथाम एवं उपचार। फिर ये आपका जो होगा पूर्ण रूप से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एड्स किस वायरस से फैलता है, और ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही में एड्स जो होता है वो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एड्स के लक्षण को देखते हैं। तो एड्स में आप लोग पहला लक्षण बता सकते हैं कि बार बार रोगों से ग्रसित हो जाना। ये एड्स का बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि जब एड्स हो जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी छोटे छोटे रोग से भी वो ग्रसित हो जाता है। बार बार इस प्रकार से होता रहता है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि अगर ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप लोग एक बार जरूर मतलब कि एड्स के लिए आप लोग जान सकते हैं कि लक्षण इसी प्रकार से होता है। आगे आप लोग बताएंगे इसमें कि रोगी को लगातार बुखार आना, ये भी आपका एड्स का एक लक्षण है, और साथ ही में दस्त लगना, ये भी आपका एड्स का लक्षण है। फिर आप लोग आगे बता सकते हैं कि धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, ये भी आपका एड्स का लक्षण है, और साथ ही में शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना, ये भी आपका एड्स का लक्षण है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उसमें इस प्रकार से इतने सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार रोगों से ग्रसित होना, रोगी को लगातार बुखार आना, दस्त लगना, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना। तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एड्स का संचरण, यानी कि जो HIV वायरस होता है वो किस प्रकार से संचित होता है व्यक्तियों में, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो आपका एड्स का संचरण, यानी कि एड्स रोग किस प्रकार से फैलता है, उसको आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि HIV का जो संचरण होता है वो संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी माता है वो संक्रमित है एड्स रोग से, तो उसका जो शिशु होगा जो उसके पेट में होगा उसको भी ये संचरण हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर भी ये रोग संचरित हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी आपका एड्स जो होता है वो फैल जाता है। तो इस प्रकार से एड्स का संचरण क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका HIV का जो संचरण होता है, संक्रमण होता है, जिस भी व्यक्ति को एड्स का रोग हो जाता है उसको हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे कि उसके अंदर एड्स है या नहीं है। तो इसको पहचान करने के लिए यहाँ पर 2 टेस्ट कराए जा सकते हैं। एक आपका होता है एलिसा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलिसा बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपका बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए एलिसा का। ठीक है, दूसरा आपका इसमें हो जाता है टेस्ट PCR को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। एलिसा और PCR दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जिस भी व्यक्ति को एड्स या फिर कह सकते हैं HIV का संक्रमण होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग इन दोनों कह सकते हैं कि दोनों टेस्ट हम लोग कराने पड़ते हैं। और जब आप लोग टेस्ट कराओगे तो फिर आपको जानकारी मिल जाएगी कि उस व्यक्ति को HIV का संक्रमण है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो इस पेज पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया। सबसे पहले हम लोगों ने एड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी, उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि एड्स जो आपका होता है वो किन कारकों के मतलब किस कारक की वजह से होता है वो भी मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने एड्स के लक्षण को देखा कि जिस भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसको भी आप लोगों ने समझ लिया। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि जो आपका HIV का जो संक्रमण होता है वो किस प्रकार से होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो भी मैंने आपको समझाया। और लास्ट में मैंने जो बताया आपको HIV का संक्रमण की पहचान किस प्रकार से हम लोग करेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट को आपको यहाँ पर याद रखना है, PCR और एलिसा, और इन दोनों का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और साथ में एड्स जो होता है उसका भी आपको यहाँ पर फुल फॉर्म
याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसमें जो 2 पॉइंट यहाँ पर बच गए थे, यहाँ पर आपको बताना था उपचार तथा बचाव, ठीक है? इन दोनों के उपाय हम लोग समझेंगे कि जो आपका एड्स होता है, एचआईवी होता है, इसकी रोकथाम हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार, यानी कि इसको कैसे रोका जा सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति को यदि ये हो जाए, यानी कि एचआईवी का संक्रमण हो जाए, तो वो किस प्रकार से क्या उपचार किया जा सकता है उसमें। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें बताएंगे कि आप लोग कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, तो फिर ये इसका रोका जा सकता है, यानी कि जो आपका एचआईवी का जो संक्रमण है इसे रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें आपका दिया गया है रक्तदान से पहले एचआईवी का परीक्षण करके, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड दिया जा रहा है या रक्तदान हो रहा है तो उसमें क्या करना है कि पहले उसकी एचआईवी का परीक्षण करना है, ताकि उसको पता चल जाए। यदि उसको एचआईवी ना हो तभी आप लोग उसका रक्त लें। अगर उसको एचआईवी है तो फिर आपको उसका रक्त नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लोग एचआईवी जो जिस भी व्यक्ति में अगर एचआईवी है, अगर आप लोग उसका रक्त लेते हैं तो वो आपके अंदर भी फैल जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। तीसरा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि एड्स के बारे में जागरूकता फैलाकर, यानी कि जो भी समाज में इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जाए, ताकि उन लोगों को पता चले कि किस प्रकार से इस प्रकार का जो संक्रमण है या फिर रोग है किस प्रकार से फैलता है, ताकि वो लोग जागरूक रहें और इस प्रकार की गलती ना करें जिसकी वजह से उनको इस तरह का रोग हो। ठीक है, ये पॉइंट भी आप समझ गए। लास्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि एक बार उपयोग की गई सुई का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपका इंजेक्शन की जो सुई होती है, यदि किसी व्यक्ति को वो पहले बार उपयोग की गई है तो उसको दोबारा किसी और व्यक्ति में उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस भी व्यक्ति में सबसे पहले सुई का उपयोग किया गया इंजेक्शन की, तो अगर उस व्यक्ति में अगर एड्स है या फिर एचआईवी वायरस है, तो अगर उस व्यक्ति का जो सुई है उसमें उसके ब्लड में लग जाएगा, ठीक है, सुई में ब्लड लग जाएगा, और जब आप लोग उसी सुई का दूसरे व्यक्ति में प्रयोग करेंगे तो फिर वो जो आपका कह सकते हैं एचआईवी वायरस होगा वो उस व्यक्ति में भी चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको भी एचआईवी संक्रमण हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एक बार उपयोग की गई सुई का उपयोग या प्रयोग दोबारा नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपका एक रोकथाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक था कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का हम लोग को नाम बताना था, लक्षण बताने थे, उपचार बताना था तथा बचाव बताने थे। तो बचाव में सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई। सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी दी हम लोगों ने एड्स के बारे में, फिर लक्षण के बारे में समझा, फिर एड्स का संक्रमण किस प्रकार से होता है उसको समझा, फिर एचआईवी का जो संक्रमण होता है इसकी पहचान किस प्रकार से करते हैं उसको समझा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा एचआईवी की रोकथाम एवं उपचार। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। होने वाला है आपका होने वाला है कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, यानी कि जो मानव कल्याण के लिए जो सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग करते हैं उसका हम लोग उदाहरण सहित यहाँ पर वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2008 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 23 में, यानी कि कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उपयोगी हैं। उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग इसका उत्तर देखेंगे बहुत ही आसानी से। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताने वाला हूँ कि यदि आपसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ ले तो आपको उसमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव कितना उपयोगी है। उसको समझने के लिए आप लोग इस प्रकार से उत्तर लगाओगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में निम्न प्रकार से सहायक होते हैं, यानी कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव जो आपके होते हैं वो बहुत सारे प्रकारों से वो सहायक होते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए। फिर हम लोग इसमें एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे कि किन किन चीजों में सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में सहायक होते हैं। पहला पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। तो पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे किस प्रकार से सूक्ष्म जीव दूध एवं डेयरी उद्योग में सहायक होते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि दुग्ध के सूक्ष्म जीव जो आपके होते हैं वो कीड़वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे कि दही, बटर, चीज, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। यानी कि जो दही का निर्माण होता है, बटर का निर्माण होता है, चीज का निर्माण होता है, केफिर का निर्माण होता है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों का जो निर्माण होता है वो सूक्ष्म जीवों के कीड़वन के द्वारा होता है। फिर आगे आप लोग बताएंगे कि कीड़वन लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो किण्वन होता है वो आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु आपके दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो ये आपका जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस,
ये आपका जीवाणु जो आपका होता है वो दूध में उपस्थित जो आपका लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और दूध क्रीम का जो उत्पादन होता है आपका हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु से होता है। दूध क्रीम का उत्पादन किससे होगा है? स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस और या फिर स्ट्रेप्टोकोकस आप लोग लैक्टिस जीवाणु से बता सकते हैं। इस प्रकार से दूध एवं डेयरी उद्योग में किस प्रकार से आपका सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण होता है वो आप लोगों ने अभी तक समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को देखेंगे कि किन किन चीजों में आपका सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण है मानव कल्याण में। आगे आप लोग उसमें बताएंगे किण्वन में, तो किण्वन में भी आपका जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आप लोग बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की चटनी का निर्माण मांस के हेट्रोलैक्टिक अम्ल किण्वन के द्वारा होता है, जो कि आपका पेक्टिनेज या फिर हम लोग बोल सकते हैं पेक्टिनेज तथा प्रोटीएज बोतल को साफ करने में काम आते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। तीसरा आप लोग इसमें बताएंगे डबल रोटी निर्माण। तो डबल रेटू जो आपका होता है डबल रोटी निर्माण, उसमें भी सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि डबल रोटी बनाने हेतु गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती है। यानी कि जो आपका डबल रोटी जब हम लोग बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो गूंथा हुआ आटा होता है उसमें हम लोग ईस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाल देते हैं, और जिससे क्या होता है जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन के दौरान CO2 गैस मुक्त करती हैं, जिसके फलस्वरूप छिद्रों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से डबल रोटी का निर्माण होता है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मदद से हम लोग बहुत सारे प्रतिजैविक का भी निर्माण करते हैं। तो उसको अब हम लोग समझेंगे कि सूक्ष्म जीव की मदद से हम लोग किस प्रकार से प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि सूक्ष्म जीव से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स उत्पन्न होते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव की सहायता से हम लोग बहुत सारे प्रकार के एंटीबायोटिक्स को हम लोग क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ये प्रतिजैविक जो आपके होते हैं वो कवकों जीवाणु आदि से प्राप्त होते हैं। उदाहरण में आप लोग बता भी सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिजैविक को नाम भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपका हो जाता है पेनिसिलिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। इस प्रकार से बहुत से सारे प्रतिजैविक निर्माण में आपके कवक जीवाणु आदि सूक्ष्म जीव जो आपके होते हैं वो उपयोग में आते हैं। उन्हीं की सहायता से इस प्रकार से प्रतिजैविक निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिजैविक निर्माण भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो एक बार सबसे पहले आप लोग इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपकी बची हुई हैं इसमें उसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में आपका एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको कम से कम 2-2.5 पेज का लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग 4 पॉइंट यहाँ पर देख चुके हैं, 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 5वें पॉइंट में हम लोग इसमें बता सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में भी हम लोग बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि इनकी सहायता से पादपों की वृद्धि होती है, यानी कि सूक्ष्म जीव की सहायता से। ठीक है, पादपों में वृद्धि होती है। आगे आप लोग हमें बता सकते हैं कि नाइट्रोजनी जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं। क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजनी जैव उर्वरक होते हैं वो आपके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, जो कि आपका पादपों द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। उदाहरण में आप लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम भी बता सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, इस प्रकार से इत्यादि। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले जो आपका पॉइंट हो जाता है उसकी ओर बढ़ते हैं। आगे आप लोग उसमें आप बताएंगे लास्ट पॉइंट इसमें जो आपका हो जाता है ऊर्जा स्रोतों के रूप में। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें समझेंगे कि ऊर्जा स्रोतों के रूप में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित ईंधन विश्व भर में ऊर्जा की कमी पूरी करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संश्लेषित ईंधन जो होता है वो विश्व भर में ऊर्जा की जो कमी होती है उसको पूरी करता है। मीथेन हो गया, एथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बायोगैस हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गया आदि ऐसे उदाहरण हैं जिसका संश्लेषण सूक्ष्म जीवों द्वारा ही
किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें सूक्ष्मजीवों की आवश्यकता से वो सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं, लेकिन आपको इतना करना है क्योंकि अब ऐसे लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ लिख डालेंगे, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं। इतना आप अगर आप लोग कर ले जाते हो यहाँ से लेकर के पूरा, तो आपको यहाँ पे पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर यहाँ पे कटने नहीं वाला। जितनी भी चीज़ें लिखनी चाहिए, उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर पाओ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।